हमारी ग्रह पृथ्वी जीवन का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ है इंसान, जानवर, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। क्या आपको लगता है कि हमारे जैसा कोई दूसरा ग्रह है, या आपको लगता है कि एलियंस मौजूद हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, अपना जादू। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। देखिए टॉप पीसेस ऑफ एविडेंस दैट एलियंस एग्जिस्ट। नंबर 10, केव पेंटिंग में एलियंस के प्राचीन एविडेंस। भाई चीन नहीं बोलने का पब्लिक बैन कर देगी। भारत के कुरामा क्षेत्र में पाई जाने वाली 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग में नुकीले एलियंस और एक एंटीना वाली वस्तु को दर्शाया गया है जो यूएफओ जैसा दिखता है। यूएफओ यानी पुराने जमाने का प्लेन। नंबर 9, द यूएफओ पेंटिंग और आर्ट हिस्ट्री एलियंस। रेनेसांस के दौरान कई अवसरों पर कला के कामों में भयानक यूएफओ आकार दिखाई देता है। ये मडोना है, जिसमें सेंट जियोवानिनो को भी यूएफओ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये 15वीं शताब्दी में इटालियन आर्टिस्ट डोमिनिको गेलेंडायो द्वारा चित्रित सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। आइए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 8, नाज़का लाइन्स। दक्षिणी पेरू में स्थित नाज़का लाइनें रेगिस्तान रेत में खोदी गई 10,000 से अधिक लाइनों का एक कलेक्शन है। वहाँ जानवरों, आकृतियों और पौधों को दर्शाती विभिन्न छवियों के लगभग 300 भू आकृति यानी जियोग्लिफ्स बने हैं। भाई मैं बोलूं क्या? भाई इन जियोग्लिफ्स का ना इंटरेस्टिंग पार्ट था इनका स्ट्रक्चर, और ये 9 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था भाई। ऐसा माना जाता है कि इन नाज़का रेखाओं को एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा और बनाने में एलियन जिम्मेदार रहे होंगे। भाई बनाने वाले को इतने साल हवा में लटकना पड़ा होगा ना, बोले तो हैंगिंग। नंबर 7, क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स को कई लोग बहुत ही आधुनिक घटना मानते हैं। भाई गोले पे गोला बना डाला था। हालांकि सार्वजनिक रूप से पहला रिकॉर्ड किया गया क्रॉप सर्कल 1678 में स्कॉटलैंड था, जिसे डेविल सर्कल कहा जाता था। यानी कपिल देव का सर्कल। भाई क्रॉप सर्कल्स अक्सर डिजाइन में बड़े और पेचीदा होते हैं। भाई तो बनाने वाले के ड्राइंग में केमिकल लोचा होएगा ना भाई। आप उनका लकी नंबर 6, फू फाइटर्स। ये बैंड है ना भाई? नहीं बैंड नहीं। आप सोच रहे होंगे कि फू फाइटर नाम कहाँ से मिला होगा, है ना? भाई आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। फू फाइटर विश्व युद्ध 2 के दौरान मित्र देशों के विमान पायलटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था, जिसका अजीब तरह के हवाई नजारों का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिन्हें विभिन्न वर्जन्स में चमकने वाली चीजों को यूएफओ माना जाता था। यानी दिवाली जैसी लाइटिंग। रिसर्चर्स के हिसाब से फू फाइटर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना के रूप में समझाया जा सकता है। जोर के झटके से हर कोई सब कुछ समझ जाते हैं भाई। तो सर्किट, चल अब चलते हैं नंबर 5 पर, यानी फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस? भाई कोई मर्डर का सीन है क्या? यूएफओलॉजी में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां एक यूएफओ के साथ फिजिकल इंटरैक्शन होता है। ये एक लैंडिंग मार्क, डैमेज्ड वेजिटेशन या अजीब अवशेष हो सकता है। कहीं कहीं तो 3,500 से लेकर 5,000 तक ट्रेस केस हैं। भाई ये केस तो बहुत लंबा और बड़ा भी है। यूएफओ से संबंधित इन ट्रेस मामलों को झांसे के रूप में खारिज किया जा सकता है। भाई ये यूएफओ ट्रेस का केस अपने को बाउंसर जा रहा है भाई। नंबर 4 पे प्रोजेक्ट साइन। प्रोजेक्ट साइन यूएफओ की जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के तहत एक इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन पुलिस ने इन लोगों के साथ वही किया जो अपन लोगों के साथ करता है, इन्वेस्टिगेशन रोक दी। लेकिन ये 13,000 बार देखी गई और 700 बार इनकी स्टडी की गई, और उनमें से एक को अजीब मौसम या मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं समझा जा सकता था, और अंत में सरकार को बताना पड़ा कि ये गायब हो गए हैं। यानी खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बारा ना। भाई नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 पे है एरिया 51। 52 होता ना ताश की गड्डी हो जाती। एरिया 51 कई वर्षों से मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के कारण कई षड्यंत्र सिद्धांतों का उद्देश्य रहा है। यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाली जगह। बिल्कुल सही बोले सर्किट। इसका उपयोग सैन्य लड़ाकू जेट और ड्रोन के डिजाइन और निर्माण के लिए किया गया था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ खोज का काम यानी रिसर्च का काम अब भी जारी है। आगे भाई आगे। वैसे तो यहाँ रिसर्च होती रहती है, लेकिन नवाडा आने वाले लोगों के लिए ये एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बन गई है, इसीलिए यहाँ का टूरिज्म अच्छा चल रहा है। मार्शियंस हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी तो शर्मा जी है ना। नहीं, जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम मार्शियंस के बारे में सोचते हैं। जादू भी वही रहता है भाई। अलौकिक जीवन के लिए मंगल की ओर देखने का हमारा मुख्य कारण ये है कि ये कुछ इसी तरह के वातावरण के साथ हमारे अपने ग्रह के सबसे करीब है। मुख्य समानता ये है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था। जैसे सैलरी आते ही गायब हो जाती है, पानी भी गायब हो गया भाई। 2017 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर बोरॉन की उपस्थिति का पता लगाया, और बोरॉन एक ऐसी चीज है जिसे जिंदगी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 1, द ड्रेक इक्वेशन। एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने उन ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक ऐसी इक्वेशन बनाई जो जीवन की मेजबानी और हमसे बात करने लायक थे। 1961 में उन्होंने 7 फैक्टर्स को देखते हुए इस इक्वेशन को साथ रखा, जिसमें कितने तारे सोलर सिस्टम में हैं, उन सितारों के अंदर कितने ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, और कितने ग्रह बुद्धिमान जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ड्रेक तो बिना ब्रेक के खोज करता था।
ड्रेक के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 संभव बुद्धिमान प्रजातियां हैं। बाप रे बाप! सब कुछ एक साथ देखने से वास्तव में ये साबित करने के लिए बहुत ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस मौजूद हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ काफी कुछ है। ब्रायन ग्रीन ने एक बार कहा था, साइंस एक प्रक्रिया है जो हमें भ्रम से समझने तक ले जाती है। आप उनको समझा नहीं भाई। जैसा कि साइंस ने सभी के लिए लगभग सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। आज जानिए 10 ऐसी चीजों के बारे में जो साइंस नहीं समझ पाई है। नंबर 10, द प्लेसिबो इफेक्ट। जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई खाते हैं। जब वैज्ञानिक एक दवा का परीक्षण कर रहे हैं तो वो अक्सर अपने कुछ रोगियों को प्लेसिबो देते हैं, जो वास्तविक चिकित्सा के लिए एक विकल्प है। बोले तो गोली की जगह चूरन मिलता है, चूरन। हालांकि पाया गया है कि कुछ रोगियों ने केवल एक प्लेसिबो के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है जितनी उन्हें वास्तविक दवा के लिए होगी। जो दवा ले रहा है ना, उसको लगता है कि वो असली में दवा ले रहा है और वो ठीक हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। नंबर 9, मैग्नेट्स के 2 एंड्स क्यों होते हैं? अगर आप किसी बार मैग्नेट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास नॉर्थ और एक साउथ पोल दोनों हैं। अगर आप मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तब भी ऐसा ही होगा। भाई ये सुनकर ना मेरा आत्म संतुलन टुकड़े टुकड़े में हो गया। नंबर 8, सूरज इतना गर्म क्यों है? क्योंकि उधर ना ठंडा पड़ता ही नहीं भाई। सूरज विशाल है और उसका डायामीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का कोरोना, इसका बाहरी वातावरण 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर हमारे सूर्य के समान तारा एक बहुत ही ठंडा कोरोना है। भाई इस कोरोना ने तो सूरज को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के लोगों की भी दुर्गति हो गई है। गो कोरोना गो। नंबर 7, ग्रेविटी। न्यूटन ने सैकड़ों साल पहले भी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था, जब एक सेब उसके सिर पर गिरा था। भाई अच्छा वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, नहीं तो वाट लग जाती। ग्रेविटी काम कैसे करती है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। भाई इस ग्रेविटी का ना ग्रीन टी से जरूर कोई कनेक्शन है, कहीं कि दोनों के कंज्यूम करने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। नंबर 6, ड्रीम्स। साइंस अभी भी ये नहीं समझ सकता कि मनुष्य सपने क्यों देखता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं कर सकता ना, वो सपने में कर सके। साइंस अब तक ड्रीम्स का मतलब भी नहीं बता पाई है। और भाई लोग ना सपने में भी नहीं सोच सकते कि सपने में जो आता है उसका सपने का मतलब क्या है, कोई प्रूफ ही नहीं है। अब चलते हैं नंबर 5 पर। मैमथ्स कहाँ पर हैं? लाखों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, यहाँ तक कि 10,000 साल पहले ओनी मैमथ मनुष्य के शुरुआती दिनों में थे। लेकिन अब कोई विशाल मैमथ क्यों नहीं है? क्योंकि धरती पे रहने का ना उनका मन में मत ही नहीं बना होगा। उनके विलुप्त होने की कई सारी थ्योरीज हैं। मनुष्य उनका इतना शिकार किया करते थे कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि धरती पे ऐसा कुछ हुएला होगा जो उनको जमा ही नहीं होगा, इसीलिए वो फिनिश हो गए। ये बताओ कि कौन सी चीज रियल हो के भी रियल नहीं है? तुम बताओ। नारियल। नंबर 4, कंपास काउस। क्या आपने कभी गाय को खाते हुए देखा है? वो अक्सर सर नीचे झुकाकर घास चबाती है और हमेशा उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह करती है। शायद पूर्व पश्चिम में ना उनको एसिडिटी होता होगा भाई। नंबर 3, यॉनिंग। यॉनिंग करना वाकई अजीब है। कहते हैं कि यॉनिंग करना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह है पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलना। पर अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि किसी को यॉनिंग करते देखकर अपन को ऐसा क्यों लगता है। वो खरबूजा थोड़ी है जो उसको देखकर रंग बदलेंगे। नंबर 2, ASMR। ASMR या ऑटोनोमस सेंसरी मीडियम रिस्पॉन्स। स्टडी से पता चलता है ना कि सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को ना इसके माध्यम से समान अटेंशन अनुभव होता है। अटेंशन नहीं, सेंसेशन। अब जरा ध्यान से सुन। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कॉप्स। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स जीव है। आपके और मेरे जैसे ना लगभग 20,000 विभिन्न जीन है और उसी की वजह से ना आप डाइवर्स और वंडरफुली कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे और मुझसे ज्यादा जेनेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कौन है? वो है टमाटर। टमाटर की 30,000 जीन्स होती हैं और आलू की 39,000। क्यों? क्योंकि ना टमाटर ना स्मार्टर है और आलू ना दयालु है। दोनों का ना अपना ही फंडा है जिसके कारण इतने सारे स्पीशीज है भाई। हमारे अलावा दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब भाई लोग अपने कॉम्प्लेक्स में आने का, यानी कि अपने ना चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। हेलो दोस्तों, मैं और सर्किट एक बार फिर हाजिर हैं हमारे चैनल क्यूरियस पंती में, और आज हम आपको समंदर की सैर कराएंगे। भाई इश्क समंदर दिल के अंदर। चुप बंदर। हाँ भाई। तुझे पता है समंदर में अर्थ के सरफेस का
लगभग 2/3 हिस्सा होता है और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। भाई ये सुनकर मेरे हृदय का आत्म विसर्जन हो गया। अभी और होगा, ये सुन। समंदर की औसत गहराई 12,000 फीट से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेंच का एक सेक्शन है जिसकी गहराई है 36,070 फीट और उसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसकी गहराई में रखा जाए तो भी उसके ऊपर 1 मील से ज्यादा पानी होगा। इस एरिया का नाम है HMS चैलेंजर। HMS बोले तो हमारे मोहल्ले का शाना। इस गहरी जगह पर सबसे पहले जाने वालों में से हैं जैक्स पिकार्ड, एक फ्रेंच ओशनोग्राफर, और डॉन वॉल्श जो US नेवी के एक लेफ्टिनेंट हैं। लेफ्टिनेंट बोले तो टेंट वाला? नहीं, तू आगे सुन। उन्होंने 1960 में बैथिस्कैप ट्रिएस्ट नामक एक सबमर्सिबल जहाज में लगभग 36,000 फीट की गहराई का सफर किया था। क्या गहरी बात बोली भाई। आगे सुन। ट्रेंच मरियाना टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनी है जिसके नीचे पैसिफिक प्लेट है। ट्रिएस्ट का परीक्षण करते समय पिकार्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड बलून फाइट का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। किसके बर्थडे का बलून भाई? पता है, नीचे जाने के लिए उन्हें 5 घंटे लगे पर सतह तक वापस आने के लिए उन्हें 3.5 घंटे लगे। बोले तो स्लो मोशन रिटर्निंग। भाई ये कांच क्यों टूट रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक व्यूइंग स्क्रीन में क्रैक पड़ने की वजह से वो सिर्फ 20 मिनट ही नीचे रह पाए। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जीवन की बहुत सी वैरायटीज हैं, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सभी लाइफ फॉर्म्स में से 94% एक्वाटिक है। मतलब अपन इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा नहीं है, तू पॉजिटिव साइड तो देख। ऐसा मानते हैं कि समुद्र में जीवन लगभग 3 बिलियन साल पहले विकसित होना शुरू हुआ था, लेकिन धरती पर सिर्फ 400 मिलियन वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत हुई है। भाई ये धरती पे कछुआ कितने पहले आया था? तुझसे भी पहले। वैसे कहा जाता है कि जेलीफिश डायनासोर से भी पहले से है। भाई कितना पहले से? करीब 650 मिलियन साल पहले से। पता है, अभी तक समंदर के बारे में सिर्फ 5% ही खोज की गई है और संभावना है कि अभी भी हजारों प्रजातियां खोजी जा सकती हैं। भाई बस ना, मैं थक गया। हम अक्सर सोचते हैं कि समंदर की गहराई में जलपरी या डराने वाले जीव होते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कई प्रकार के जीव होते हैं। भाई स्माइल करो ना, फोटो खिंचा रहे। भाई एक आइडिया आला, क्यों ना अपन भी रिसर्च का काम करते हैं। वैसे ये झिंगा रोजेस क्या है? इसका नाम है एथ्रोपॉड्स और इसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। वैसे ये दिखने में झींगे जैसे ही दिखते हैं और इन्हें फोरामिनीफेरा भी कहा जाता है। भाई ये सुनकर तो अपने दिमाग का हेरा फेरा हो गया है। ये है सी क्यूकम्बर्स यानी समुद्री खीरे। ये एक साथ सीवेड समूह से बाहर निकलते हैं। जरूर इनको अकेले डर लगता होगा। नहीं, ये निकलते हैं खाना जुटाने के लिए। समंदर की तह में बहुत समुद्री जीव होंगे, लेकिन लाइट का ना होना और ज्यादा ठंड के साथ साथ भोजन की कमी होने के कारण ये जिंदा नहीं रह पाते। भाई उधर के पॉलिटिशियन भी करप्ट है क्या? पता नहीं, पर ये पता है दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसे मिड ओशन रिज कहते हैं, लगभग 65,000 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से पानी के भीतर खींची जा सकती है। भाई उधर रेंट क्या होगा? तू तो वसूली करता है, रेंट कहाँ देता है? बस क्या देगा ना भाई। इतना बड़ा होने के बावजूद समंदर को मार्स या वीनस के मुकाबले कम एक्सप्लोर किया गया है और दुनिया के समंदर में कई हजारों जहाज के टुकड़े मौजूद हैं। तभी तो भाई बोलता हूँ, चलते ना अपन नया बिजनेस करेंगे। हर कोई गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन ने इसकी खोज कैसे की थी इसके बारे में जानता है। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है। पहली जगह है मिस्ट्री स्पॉट इन सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। अगर इसके नाम में मिस्ट्री है तो क्या हम इसके बारे में नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इस जगह की खोज 1939 में कैलिफोर्निया के सांता क्रूज के जंगलों के पास जॉर्ज प्राथर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस की, लेकिन सिर्फ 150 स्क्वायर फीट की दूरी तक। यहाँ पानी एक ऊपर की दिशा में बहता है। कंपास का तीर लगातार घूमता रहता है और कोई भी व्यक्ति बिना गिरे एक एंगल पर खड़ा रह सकता है। जी हाँ, अगर आप इस चीज को महसूस करना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। दूसरी जगह है वाटरफॉल एट द फैरो आइलैंड्स। लेकिन हम एक झरने के बारे में क्या जानते हैं? यही कि झरने का पानी नीचे की ओर गिरता है। सही कहा, लेकिन क्या आपने ऐसा झरना सुना है जो ऊपर की ओर बहता हो? बिल्कुल, फैरो आइलैंड्स का यह झरना ऊपर की ओर बहता है। फैरो आइलैंड्स स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित है। झरने का ऊपर की ओर बहने का मुख्य कारण ऊपर की ओर बहने वाली तेज हवाएं हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होती हैं।
तीसरे नंबर पर है गोल्डन रॉक म्यांमार। क्या आपने कभी किसी पत्थर को पहाड़ के किनारे बिना किसी हलचल के खुद को संतुलित करते हुए देखा है? अगर आप म्यांमार गए हैं तो आपने इसे देखा होगा। वहां सोने की परत से ढका हुआ एक शिलाखंड है जो कि माउंट काइटियो की चोटी और पगोडा पर स्थित है। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक किनारे पर टिका हुआ है और जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन वो कई सदियों से ऐसा ही है। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर बुद्ध के सिर्फ एक बाल की वजह से टिका हुआ है। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहां हमें गुरुत्वाकर्षण का कमाल जरूर देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर है तुलसी श्याम, गुजरात, इंडिया। हमने भारत के लेह और कनाडा के मैग्नेटिक हिल के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन गुजरात में प्रसिद्ध गिर जंगलों के पास तुलसी श्याम क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी श्याम में अगर कोई अपनी कार न्यूट्रल पर छोड़ देता है तो गाड़ी खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है, वो भी लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसा ही कई वस्तुओं जैसे कि गेंद के साथ भी होता है, वो भी ऊपर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह की संरचना और परिवेश के कारण एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है और हम धोखा खा जाते हैं।